उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदर से उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर, पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित, जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह, उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में
प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान अवधि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हूं, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे। ये बातें बताती है कि किस पवित्र उद्देश्य के साथ राजर्षि ने इस पावन सांस्कृतिक राजधानी में इस संस्था की नींव रखी और देश को एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा देकर के, आत्मनिर्भर युवा देकर के स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रभक्त नौजवानों की पीढ़ी को इस संस्था के माध्यम से तैयार करने का कार्य किया। याद रखना, युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जब भगवान राम ने निस्सरहीन करो वही का संकल्प किया था, क्या उम्र थी उनकी कि मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करके ऋषि मुनियों को, वनवासियों गिरवासियों को अभय प्रदान करूंगा। यह संकल्प उस उम्र में अयोध्या का राजकुमार कर रहा है। जब श्री कृष्ण संकल्प करते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब युवा ही थे, बुजुर्ग नहीं थे। याद करिए, बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था और पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश दिया था, तब बुद्ध युवा ही थे। आदि शंकराचार्य ने तो मात्र 32 वर्ष की उम्र पाई थी। देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर डाली, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने फिर से कर दी। महाराणा प्रताप ने जब पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा था, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 वर्ष थी।
छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब का इतिहास, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। ये कोई उम्र है? लेकिन देश के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। पूरी दुनिया के अंदर वैदिक संस्कृत का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे, और जब उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, जब लोग उनके बाने पर हंस रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उद्घोष किया था। मात्र 39 वर्ष जीवित रहे थे और दुनिया को बताया था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था कि भारत क्या है। उन्होंने कहा था भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1857 के देश के प्रथम स्वातंत्र समर को स्वातंत्र समर के रूप में संबोधित करने वाले और उस पर लेखनी लिखने वाले वीर सावरकर को जब 2 आजन्म कारावास की सजा होती है, तो उस समय वीर सावरकर की उम्र क्या होती है? मात्र 28 वर्ष। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वीर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा होती है भारत की स्वाधीनता के। और ये इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इसके साथ इस उद्घोष को करते करते फांसी के फंदे पर झूलने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सब युवा थे, सभी युवा थे। यानी युवाओं की लंबी फौज जब भी अंगड़ाई ली है, भारत आगे बढ़ा है। भारत ने एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और उस नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए ही यह वर्ष उदय प्रताप कॉलेज की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करना, आप यहां पे अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने, यह अपने आप में एक नई दिशा थी 1909 में। और एक विस्तृत क्षेत्र में आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए। और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहां पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं।
ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तड़प थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म, और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया, और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना, और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा से दो महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। इन 100 वर्षों में अनेक विभूतियों ने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इस संस्थान से देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अभी गत वर्ष ही ओलंपिक के लिए भारत को मेडल प्रदान करने वाले हॉकी के खिलाड़ी ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के पद से नवाजा है। जब मैं ललित उपाध्याय से बात कर रहा था तो ललित उपाध्याय ने बताया, साहब मैं यूपी कॉलेज में ही पढ़ा हूं। यानी ये चीजें क्या दिखाती हैं कि आपके पास क्षमता है, और उस क्षमता के अनुरूप अपने आप को तैयार करना। याद रखना, हम समय की गति को नहीं रोक सकते, और काल का चक्र भी बड़ा विचित्र होता है। वह न किसी का इंतजार करता है और न किसी को इंतजार करने की फुर्सत देता है। जो उस प्रवाह के साथ अपने आप को लेकर के चल पड़ता है वह आगे बढ़ पाता है, और जो उस प्रवाह में रुक जाता है वो पिछड़ जाता है। हमें पिछड़ना नहीं है, एक अवसर है आपके पास। मैं भी देख रहा था, मेरे पास यहां पर जब उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी जब अपनी बात को अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनकी पीड़ा भी थी कि हमें इन चीजों की मान्यता चाहिए। और मुझे लगता है कि मान्यता के लिए पहले से स्थापित संस्थाएं अगर अपनी न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं तो उन्हें शासन की भावनाओं के अनुरूप, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वह केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है कि कार्य की सुगमता आसान हो। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने के लिए आज के दिन पर हमें इतना मोटा पोथा की बजाय एक पेज की मान्यता का कागज भरना चाहिए और एफिडेविट उसके साथ लगवा देना चाहिए। आप उसको ऑनलाइन करिए, सरलीकरण करिए। अगर उसके द्वारा सभी बातें सही कही गई हैं, आप एक टीम बनाइए, टीम ने सबको जायज पाया है, एक पेज में सबको मान्यता मिल जानी चाहिए। उस मोटे पोथे को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता होगा। हाँ, कुछ बाबुओं के लिए अपना टाइम पास करने का मौका जरूर मिल जाता होगा, और उसको जितना सरलीकरण आप कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास एक क्षमता है कि स्वयं में एक ऑटोनोमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है, कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं चेतनारायण सिंह जैसे अच्छे शिक्षक यहां इस संस्थान ने दिए हैं, वे अच्छे शिक्षक हैं। अब भले ही उनका शिक्षा से थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली है, लेकिन अच्छे शिक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं, अनुशासित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और मैं भी इसलिए उनको सम्मान देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पहले यहां आने का अवसर एक बार मिला था। तो जब मैं आया था तब मैं देख रहा था, उस समय चेतनारायण सिंह जी डंडा लेकर के छात्रों के साथ व्यवस्था में खड़े थे। बाद में उनको मैंने एमएलसी के रूप में भी उनके कार्यकाल को देखा, दोनों में अंतर था।
एक अनुशासित शिक्षक के रूप में, एक योग्य शिक्षक के रूप में आज जब वो आते हैं तो वो फिर वो एक ट्रेड यूनियन वाली उनकी वो निचालक शुरू हो गई। अब वो कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मैं कहता हूं कि आप ट्रेड यूनियन के नेता नहीं, आप तो एक शिक्षक हैं, आपको शिक्षक के रूप में बात करनी चाहिए। ये बोलिए कि हम पढ़ाएंगे, बच्चों के अधिक से अधिक दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। लेकिन अगर यह संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में, निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी आवेदन करता है तो किसी भी शिक्षक की सेवा पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, कोई असर विपरीत नहीं पड़ना। जो सरकार के द्वारा अनुदान मिल रहा है वो उसी प्रकार से मिलता रहेगा और उसको मुझे लगता है कि आने में किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं नहीं आती है, बल्कि आपको एक ऑटोनॉमी मिलेगी। आपको नए नए पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, नए उसके साथ इस कैंपस को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास होगा, अच्छे अवसर आपके पास होंगे, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप दे पाएंगे। याद रखना, मैंने जो आपको पहले भी कहा, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक समय था जब हम लोग एक आर्टिकल बनाने में हम लोगों को 4, 6, 10 घंटे लगते थे, 20 घंटे लगते थे। आज ऐसा कुछ नहीं। आज चैट जीपीटी में जाइए, आप जाइए, आपको 3 से 4 मिनट में ढेर सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। कोई भी आर्टिकल आपको तैयार करना हो, कोई भी आलेख तैयार करना हो, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपको उतना बड़ा आलेख आपको मिल जाएगा। और विषय है, आपको फिर अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको शब्दों का स्वरूप देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग तक पहुंच चुके हैं। किस से भागेंगे? भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें भी उसके अनुरूप अपने कैंपस को और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी हमें यहां पे तैयार करने पड़ेंगे। यहां का युवा उसके बारे में जान सकेगा तो देश और दुनिया में छाने में उसे देर नहीं लगेगी। लेकिन यह अवसर हमें देना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ, उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है। और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा। और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा, वो आपकी पहचान को दे देगा। और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए
एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे। स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मान्यता के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एफिलिएशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आप फिर लॉ के 5 इयर्स कोर्स को चलाइए। आप यहां पे शिक्षा संकाय में भी आप जो नए नए सुधार हो रहे हैं इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। आप यहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसी प्रकार से चैट जीपीटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, इन सभी को लेकर के, मेडिकल के फील्ड में हो रहे नए नए कार्यों को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखना, शहर के अंदर तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए मात्र 20 एकड़ की रिक्वायरमेंट की है। मात्र 20 एकड़। ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ है। ये तो ऐसे भी जिला मुख्यालय है। यहां पे तो मात्र 20 एकड़ में ही आपका विश्वविद्यालय बन सकता है। आप अगर पब्लिक स्कूल को अलग कर देंगे, इंटर कॉलेज को अलग कर देंगे, गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज को अलग कर देंगे, तब भी 20 एकड़ में या 50 एकड़ में अगर आप अलग से भी विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे तो भी विश्वविद्यालय आपको मिल सकता है, बन सकता है। और जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आप चला रहे हैं सब विश्वविद्यालय से जोड़ देंगे तो हमेशा के लिए मान्यता की वो आपकी समाप्त। आप अपना निर्णय लीजिए, स्वतंत्र रूप से अपना काम करिए और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। याद रखना, आज का समय क्वालिटी का, उत्कृष्टता का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का है। और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे और लोग आपके पीछा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मजबूर होंगे। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। और वाराणसी में उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु यूपी कॉलेज को बनना चाहिए। यूपी उदय प्रताप शिक्षा समिति को उसका केंद्र बिंदु बनना चाहिए। उस दिशा से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है उस प्रयास को तत्काल आगे बढ़ाएंगे आप तो संस्थान को भी और वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका लाभ होगा। दूसरा, अपने पुरातन छात्रों को जोड़िए। जैसे आप 25 नवंबर की तिथि को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही या तो इस समारोह में या किसी अन्य अवसर पर, राजर्षि के जन्मदिन के अवसर पर, या जो मूल दिवस है जिस दिन स्थापना हुई थी 1909 में इस संस्थान की, उस दिवस को पुरातन छात्रों को भी जोड़िए। जैसे मैं आज गोरखपुर में था, प्रोफेसर यूपी सिंह जी स्वयं मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं उस संस्थान में पढ़ा हुआ हूं। ऐसे लोगों की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, डिजिटली सबको अपने पास रखिए और फिर हर वर्ष
दीजिए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये भी जोड़िए कि कौन से आपके पुरातन छात्र कहां कहां पे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो लोग जान पाएंगे, इस संस्थान के बारे में जानने में लोगों को और मदद मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के, और मैं विश्वास करूंगा कि यहां के सभी शिक्षक भी यहां की प्रबंध समिति के साथ मिलकर के एक नए प्रवेश में आगे बढ़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है ना कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज के नए कैंपस की दिशा में हमें आगे बढ़ने की तैयारी अपनी करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी ने प्रतिवेदन दिया है और सरकार उसमें सकारात्मक पहल करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद भी करेगी। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से न केवल वाराणसी में बल्कि प्रदेश और देश में अपना एक बार पुनः उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने में सफल होगा जिसके लिए यूपी कॉलेज जाना जाता था। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।